अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। सिकंदर अंकल बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, दोपहर को जरा जल्दी आ जाना। ये कहते हुए सिकंदर अंकल ने जेब में रखे हुए नोट भी दिखाए और कहा, देखो मैं पैसे भी साथ ले आया हूँ। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं और समरा आगे चल पड़ी। रास्ते में समरा ने मुझे समझाते हुए कहा, जैनब रहने दो, अगर पैसों की जरूरत है तो मुझसे उधार ले लो, लेकिन सिकंदर अंकल के पास मत जाना। मगर मैंने समरा की एक न सुनी। दोपहर तकरीबन 12 बजे आसपास कोई नहीं था। सिकंदर अंकल की मोटर सिर्फ चंद खेतों के फासले पर थी। मैं तेजी से वहां पहुंच गई। सिकंदर ने मुझे आते ही देख लिया और मेरी तरफ बढ़ आया। सिकंदर अंकल ने मुझे अपनी बाहों में लेने की कोशिश करते हुए कहा, जैनब, पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे खुश कर दो। तुम्हारी जवानी और खूबसूरती देखकर किसी का भी दिल बदल सकता है। मैंने कहा, अंकल, मैंने तो तुमसे सिर्फ उधार पैसे मांगे थे, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन तुम तो कुछ और ही करने के चक्कर में हो। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा ही करना है तो फिर मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं करूंगी। सिकंदर अंकल हंस कर बोला, वापस ना करना। मोटर वाले कमरे के अंदर एक बड़ी सी चारपाई पड़ी थी। सिकंदर अंकल मुझे मोटर वाले कमरे में ले गया और चारपाई पर लटाकर और मेरे करीब आने लगा और बोला, अभी भी तुम बिल्कुल जवान लड़की लगती हो। मैंने कहा, सिकंदर अंकल, ये काम मैं पैसों की जरूरत के लिए कर रही हूँ, मगर पैसों के साथ मुझे पूरा मजा। मेरा नाम जैनब है। मैं और समरा पैदल जा रही थी। रास्ते में मैं समरा से कह रही थी, गुर्बत ने तो हमारी कमर तोड़कर रख दी है। आगे मेरे भाई की शादी आने वाली है और मेरा शोहर 1 रुपया भी नहीं देता। बताओ आखिर मैं किसकी आगे हाथ फैलाऊं। हम गन्ने के खेतों के साथ साथ चलते हुए बातें कर रही थी। आज हमें किसी के खेत में लहसुन की फसल से जड़ी बूटियां निकालने का काम करना था, इसलिए मैं भी दिहाड़ी पर जा रही थी। समरा ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न कर, 4 दिन काम कर लेंगे, फिर अच्छे कपड़े खरीद लेंगे। इतने में गन्ने के खेत में से सिकंदर हाथ में कदाल लिए बाहर आया। मैंने कहा, सिकंदर अंकल कैसे हैं? घर में सब खैरियत है? सिकंदर ने कदाल कंधे पर रखी, मूंछों को ताव दिया और बोला, सब ठीक है जैनब, तुम सुनाओ, कहाँ जा रही हो? मैंने जवाब दिया, मतलूब के लहसुन वाले खेत में जड़ी बूटियां निकालने जा रही हूँ। ये सुनकर सिकंदर अंकल बोला, अब हमारे घर काम पर क्यों नहीं आती? एक दिन आई थी, फिर दोबारा कभी नहीं आई। तुम्हारी आंटी भी तुम्हें बहुत याद करती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कभी फिर काम हुआ तो आ जाऊंगी, अभी तो काम पर जा रही हूँ। मैं पहले अंकल सिकंदर के घर भी काम किया करती थी, इसलिए 2 मिनट बात करने के लिए रुक गई। समरा आगे निकल गई थी। सिकंदर अंकल ने पूछा, तुम्हारा शोहर कैसर काम पर जाता है, फिर तुम्हें जमींदारों के खेतों में मजदूरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं अंकल, मेरा शोहर कैसर तो सारी कमाई पीने में उड़ा देता है, घर में एक पैसा भी नहीं देता। मेरे भाई की शादी है, मुझे पैसों की जरूरत है, कपड़े खरीदने हैं और घर के भी बहुत से अखराजात हैं। सिकंदर अंकल ने कहा, जैनब परेशान ना हो, ये मसला मैं लम्हों में हल कर दूंगा, बस बताओ कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा, जब खर्च करने लगूंगी तभी अंदाजा होगा, बस किस्मत ही खराब है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी ऐसे घर में कर दी जहां मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। मेरे मैके वाले तो खुशहाल थे, मगर उन्होंने सिर्फ घर और खानदान देखा, लड़के को नहीं देखा कि वो नशा करता है। इतने में समरा काफी आगे जाकर कीकर के दरख्त के साए में खड़ी हो गई और आवाज दी, जैनब आ जाओ, बहुत देर हो गई है। मैंने कहा, आ रही हूँ। सिकंदर अंकल ने जाते हुए कहा, जैनब अगर कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। मैंने जवाब दिया, ठीक है। ये कहकर मैं आगे बढ़ गई। जब मैं समरा के पास पहुंची तो मैंने खुश होकर कहा, देख काम बन गया। सिकंदर अंकल बहुत अच्छे आदमी हैं, कह रहे थे कि अगर पैसों की जरूरत हो तो फोन कर देना, आहिस्ता आहिस्ता काम करके रकम वापस कर देना। समरा फौरन बोली, सिकंदर बहुत रंगीन मिजाज आदमी है। सिकंदर तुम्हें मुफ्त में पैसे नहीं देगा, या तो तुम्हें खुश करने की बात करेगा या फिर तुमसे अपने घर का काम करवाएगा। हर औरत पर बुरी नजर रखता है, मुझे यकीन है
सिकंदर ने तुम्हें भी उसी नजर से देखा होगा। मैंने कहा ऐसा मत कह, सिकंदर अंकल बहुत अच्छे हैं। समरा बोली तुम देख लेना, मुझे सबका पता है, लेकिन शुक्र है कि मैंने अपनी इज्जत बचा कर रखी है, किसी के हाथ नहीं लगी। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर कोई इतने पैसे देगा तो बदले में कुछ न कुछ तो चाहेगा ही। समरा ने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोली अच्छा, सिकंदर जो मांगेगा तुम दे दोगी? मैंने जवाब दिया हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा शौहर भी यही सब करता है, लेकिन देता कुछ नहीं। अगर उसके साथ थोड़ी देर हंसी मजाक या रोमानवी अंदाज में वक्त गुजार लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कम से कम चंद पैसे तो मिल जाएंगे। समरा ने फौरन मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोली ज़ैनब तुम तो बड़ी बेशर्म हो गई हो। मैंने कहा समरा मेरी बहन, बेशर्म ना बनूं तो ये दुनिया जीने नहीं देती। सीधी सादी औरत को भी लोग सुकून से नहीं रहने देते। कोई बात नहीं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी सास की बातें और ताने तो वैसे भी रोज सुनने पड़ते हैं। हालांकि मेरे मैके वालों ने जहेज में पूरा घर भर दिया था और आज भी साल में न जाने कितनी चीजें भेजते रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरी सास की ख्वाहिशें खत्म होने का नाम नहीं लेती। सारा दिन हम लहसुन के खेत में घास और जड़ी बूटियां निकालते रहे और शाम को थके हारे घर वापस चल पड़े। जब हम दोबारा गन्ने के खेत के करीब से गुजर रहे थे तो सिकंदर अंकल खेत की मंडीर पर बैठा था। हमें देखकर बोला वक्त पर छुट्टी कर लिया करो ज़ैनब, आज तो तुम लोग बहुत देर से घर जा रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम तो करना ही था, घर जाकर भी सास कुछ न कुछ काम करवा ही लेगी। सिकंदर अंकल ने पूछा ज़ैनब तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा जरूरत तो है, मैं घर जाकर आपको फोन करती हूँ। मैं खामोशी से चलती रही क्योंकि समरा मेरे साथ थी। समरा नहीं चाहती थी कि मेरा सिकंदर अंकल से कोई ताल्लुक या लेन देन हो, लेकिन मैं मजबूर थी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरे भाई की शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए थे और इतने कम वक्त में मजदूरी करके मैं कितने पैसे जमा कर लेती। यही सोचकर मैंने अपने दिल में फैसला बदल लिया। घर जाकर मैंने सारे काम निपटाए और रात को सबसे छुप कर सिकंदर अंकल को फोन किया। मैंने कहा मुझे तकरीबन 20,000 रुपए दे दें, मैं काम करके आहिस्ता आहिस्ता वापस कर दूंगी, बस किसी को इस बात का पता ना चले, ना मैं किसी को बताऊंगी। शादी से चंद दिन पहले मैं अपने मैके चली जाऊंगी, वहां जाकर यही कह दूंगी कि ये सब चीजें मेरे वालिदैन ने खरीद कर दी हैं। सिकंदर अंकल ने कहा ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन ये बताओ कल कितने बजे मेरे पास आओगी? मैंने जवाब दिया कल दोपहर को आ जाऊंगी, उस वक्त वहां कोई नहीं होगा, किसी को खबर भी नहीं होगी। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। अगली सुबह मैं फिर काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे शौहर कैसर ने कहा चंद दिन और काम कर लो, फिर शादी में जाना है। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, ठेकेदार ने भी अभी उधार देने से इनकार कर दिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने हैं उन्हीं से गुजारा कर लूंगी। वो मिस्त्रियों के साथ अपने काम पर चला गया और मैं भी समरा के साथ पानी की बोतल और खाने का डिब्बा थैले में रख कर लहसुन के खेत की तरफ रवाना हो गई। मेरी सास घर ही रह गई थी और मैं मजदूरी के लिए जा रही थी। अभी मैं गन्ने के खेत के पास पहुंची ही थी कि सिकंदर अंकल फिर सामने खड़ा था। वो बोला मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, दोपहर को जरा जल्दी आ जाना। ये कहते हुए सिकंदर अंकल ने जेब में रखे हुए नोट भी दिखाए और कहा देखो मैं पैसे भी साथ ले आया हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं और समरा आगे चल पड़ी। रास्ते में समरा ने मुझे समझाते हुए कहा ज़ैनब रहने दो, अगर पैसों की जरूरत है तो मुझसे उधार ले लो, लेकिन इस आदमी के पास मत जाना। समरा बार बार मुझे रोक रही थी मगर मैंने समरा की एक न सुनी। दोपहर तकरीबन 12 बजे आसपास कोई नहीं था। मैंने समरा से कहा तुम यहीं थोड़ी देर आराम करो, मैं पैसे लेकर अभी वापस आती हूँ। सिकंदर अंकल की मोटर सिर्फ चंद खेतों के फासले पर थी। मैं तेजी से वहां पहुंच गई। सिकंदर ने मुझे आते ही देख लिया था और मेरी तरफ बढ़ आया। जब मैं सिकंदर के करीब पहुंची तो मेरे चेहरे पर अभी भी दुपट्टा था। उसने मुझे अपनी बाहों में लेने की कोशिश करते हुए कहा ज़ैनब पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे खुश कर दो। तुम्हारी जवानी और खूबसूरती देखकर किसी का भी दिल बदल सकता है।
میں نے کہا ذرا شرم کرو، تم عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہو، میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ سکندر بولا، نہیں، تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، چاہے میں بوڑھا ہوں یا جوان، تم مجھے یوں انکار کر کے میری بے عزتی کر رہی ہو۔ میں نے کہا میں تو تم سے صرف ادھار پیسے مانگے تھے، میں تمہیں واپس کر دوں گی، لیکن تم تو کچھ اور ہی کرنے لگ گئے۔ اگر تم نے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں تمہیں پیسے واپس نہیں کروں گی۔ سکندر ہنس کر بولا، واپس نہ کرنا۔ میں اور سکندر موٹر والے کمرے میں ایک ہی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر ایک بڑی سی چارپائی تھی۔ سکندر میرے قریب آنے لگا اور بولا، ابھی بھی تم بالکل جوان لڑکی لگتی ہو۔ میں نے کہا، اور کیا، میں تمہیں بوڑھی لگتی ہوں؟ اگر تم بوڑھے ہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں ہنسی مذاق میں اس سے باتیں کرتی رہی اور سکندر بھی مجھ سے محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ میرا بھی دل کچھ نرم پڑ گیا۔ میں نے نہ سکندر انکل کو کچھ کہا اور نہ ہی روکا۔ پیسوں کی ضرورت میرے ذہن پر حاوی تھی، اس لیے میں خاموش رہی۔ سکندر کبھی میرا ہاتھ پکڑتا، کبھی محبت سے میرے قریب آتا اور میں بھی اس کے ساتھ رومانوی انداز میں پیش آتی رہی۔ کچھ دیر بعد سکندر تھک گیا اور کہنے لگا، میں واقعی تم سے بہت خوش ہوں، اسی طرح کبھی کبھی مجھ سے ملتی رہا کرو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جب تم کہو گے آ جاؤں گی، لیکن بار بار جلدی جلدی مت بلایا کرو، ورنہ لوگوں کو شک ہونے لگے گا۔ اس کے بعد میں سکندر سے پیسے لے کر واپس سمرا کے پاس آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی سمرا بولی، اس بوڑھے نے تمہارے جسم پر یہ کیسے نشان بنا دیے؟ میں نے کہا، سکندر حد سے بڑھ رہا تھا، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے برداشت کرنا پڑا۔ میرے جسم پر واقعی اس کے نشانات تھے۔ سمرا نے ہمدردی سے گیلا کپڑا لا کر میری گردن پر رکھا۔ میں نے کہا، رہنے دو، کچھ نہیں ہوتا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے سب برداشت کرنا پڑا، ورنہ میں کبھی ایسے آدمی کے قریب بھی نہ جاتی۔ سمرا نے کہا، زینب، مجبوری انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے، لیکن ذرا احتیاط سے رہنا۔ تمہارا شوہر کیسر بہت خطرناک آدمی ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو کیسر تمہیں مار ڈالے گا۔ میں نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، ابھی تو اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میرے بھائی کی شادی بھی خیریت سے ہو گئی۔ اس کے بعد سکندر مجھے فون کرنے لگا اور پوچھتا، اب کب آؤ گی؟ میں نے کہا، ابھی نہیں، ابھی تو شادی سے واپس آئی ہوں، بہت تھکی ہوئی ہوں، 4 دن کام کر لینے دو، پھر وقت نکال کر آؤں گی۔ لیکن سکندر بس ضد رہتا۔ سکندر کہتا، میں تمہیں اور بھی پیسے دوں گا، تم نے مجھے خوش کیا ہے، اسی لیے تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤں گی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں پھر سکندر کی موٹر پر گئی۔ سکندر نے مجھے 5,000 روپے دیے، جن سے میں نے گھر کا سودا سلف خرید لیا۔ اس کے بعد بھی سکندر اسی طرح مجھے پیسے دیتا رہا اور میں سکندر سے فون پر باتیں کرتی رہی۔ سکندر انکل مجھ پر اتنا خوش تھا کہ میرے لیے ہر چیز کرنے کو تیار رہتا تھا۔ میں بھی سکندر سے بات کر کے خوش ہو جاتی تھی۔ ایک دن میرا شوہر کیسر پی کر گھر میں لیٹا ہوا تھا۔ اسی دوران میرے فون پر سکندر کا کال آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو سکندر کہنے لگا، ہمیں ملے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، کسی دن وقت نکال کر مل جاؤ، اب تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، جیسے ہی مجھے وقت ملا میں آ جاؤں گی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا شوہر کیسر جھاگ رہا ہے۔ میں نے سمجھا کیسر سو رہا ہوگا، لیکن اس دن کیسر نے کم پی تھی اور کیسر میری ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب فون ختم ہوا تو کیسر اٹھ کر کہنے لگا، اپنا فون دکھاؤ، یہ کس کا نمبر ہے؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، پڑوسن کا فون تھا۔ کیسر نے غصے میں میرے منہ پر تھپڑ مارا اور میرا فون چھین لیا۔ کیسر نے فون میں سے وہ نمبر نکالا اور دوبارہ ملا دیا۔ میں کیسر سے فون واپس لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس دوران دوسری طرف سے سکندر انکل نے فون اٹھا لیا اور کہا، زینب، کیا ہوا؟ یہ سن کر میرے شوہر نے پوچھا، تو کون ہے؟ دونوں کے درمیان سخت کل کلامی ہوئی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ اب کیسر کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی۔ کیسر نے غصے میں فون بند کیا اور دیوار پر مار کر توڑ دیا، پھر مجھے بہت مارا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اگر تم نہ پیتے اور مجھے گھر کے خرچ کے لیے پیسے دیتے تو مجھے باہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ میرے شوہر کیسر نے کہا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ لیکن میری ساس نے کیسر کو بہت سمجھایا، اس لیے کیسر نے نہ مجھے گھر سے نکالا اور نہ ہی طلاق دی۔
कैसर ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। मार खाने की वजह से मेरे चेहरे पर नील पड़ गए थे। अगले दिन समरा मुझसे मिलने आई। उसने कहा, ज़ैनब अब ये सब छोड़ दो, वरना तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, और अगर बच्चे हुए तो वो भी दर बदर हो जाएंगे। उनकी परवरिश कोई और नहीं करेगा। उसकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। मैंने सोचा कि अब सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। इसी दौरान मेरे शोहर ने कहा, आइंदा तुम्हें जितने पैसों की जरूरत होगी मैं लेकर दूंगा, मैं पीना भी कम कर दूंगा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और मर्द के साथ ताल्लुक रखो। समरा मुझे पानी पिलाती रही और हौसला देती रही। समरा बोली, जो होना था वो हो गया, लेकिन अगर अब तुम समझदारी से काम लोगी तो तुम्हारा घर बच जाएगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं सिकंदर से कभी बात नहीं करूंगी। उसके बाद मैंने सिकंदर से दोबारा कभी राब्ता नहीं किया। मेरे शोहर कैसर ने मेरा घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया। घर की हर जरूरत पूरी होने लगी। अगरचे मेरी सास कभी कभी मुझसे झगड़ती और ताने देती थी, मगर मेरा शोहर कैसर उसे भी रोक देता और कहता, अब ये घर ही में रहती है, ज़ैनब का किसी से कोई ताल्लुक नहीं, तुम ज़ैनब को किसी किस्म का ताना मत दो। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा शोहर कैसर इतना भी बुरा नहीं था जितना मैं समझती थी। मैंने सिर्फ पैसों के लालच में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अपने शोहर का दिल दुखाया था। मैंने एक बार फिर अपने शोहर से माफी मांगी। कैसर ने मुझे गले लगा लिया और माफ करते हुए कहा, शोहर जैसा भी हो, इंसान को उसके साथ निभाह करना चाहिए। किसी की कमजोरी देखकर उसे छोड़कर किसी और से ताल्लुक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी कीमत बहुत महंगी पड़ती है। मैं रोती रही और अपने शोहर कैसर से माफी मांगने के बाद कमरे में चली गई। उस दिन के बाद मैं ना कभी सिकंदर से मिली, ना सिकंदर के पैसे वापस किए, और ना ही कभी पैसों के लालच में किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा ताल्लुक कायम किया। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।